हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हो गए हैं। तो चलिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस यानी अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका यहाँ पर है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन, इसको हम अब अध्ययन करते हैं। तो भूमध्य रेखा यानी आपका इक्वेटर, भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इक्वेटर कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा के समानांतर किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, यदि आपका ये ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच आपकी भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर लाइन, और इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जो इसके समानांतर जो रेखा ऐसे हम खींच रहे हैं, ये आपकी क्या हो गई? अक्षांश रेखा हो गई। क्लियर? और वही हाल आपका नीचे भी है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समानांतर किसी भी स्थान की उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये आपकी जो रेखाएं हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, ठीक ना, ये जो है इनके नाम है, यानी भूमध्य रेखा के नाम है। क्लियर? अब आपको आगे बता दें, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश, यानी जो उत्तरी ओर की जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, क्लियर, वो आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और दक्षिणी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती हैं। क्लियर? आगे है आपका ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी जो है बढ़ने लगती है। यहाँ पे क्या कह रहा है? ध्रुवों की ओर से, यानी आपका जो नॉर्थ पोल है वहाँ से यदि आप नीचे की तरफ, मतलब भूमध्य रेखा की तरफ जब आएंगे, तो जो है ध्रुवों की ओर से बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की जो है दूरी बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त की होती हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम। ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त जो है छोटे होने लगते हैं। जब हम ध्रुव की ओर तरफ बढ़ने लगेंगे तो जो है आपका, जैसे आपका अंडा होता है ना, ऊपर की तरफ जो है संकरा होता चला जाता है, वही हाल इसमें है कि जब ध्रुवों की ओर हम बढ़ेंगे तो वृत्त का जो है आकार छोटा होने लगता है और 90 डिग्री का अक्षांश जो है, 90 डिग्री का अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। मतलब आपका ये ग्लोब है और ये आपका जो है यहाँ पर आपका उत्तरी पोल जो कि 90 डिग्री का है। क्लियर? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही आपका एक छोटा सा बिंदु नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल जो है एक बिंदु के रूप में हो गया। क्लियर? अब हम आपको आगे बता दें, कुछ जानकारियाँ हम आपको अलग से बता दें आपको। ये अक्षांश रेखाओं में जो कि विषुवत रेखा सर्वाधिक विस्तारित जो है विषुवत रेखा है जो है, इस रेखा को ऊपर की तरफ तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के विस्तार में जो कि कमी होने लगती है। क्लियर? और आगे बता दें आपको, यह रेखा पश्चिम से पूर्व की तरफ जो कि खींची जाती है। और इन रेखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है? तो विषुवत रेखा है, जिनको हम अन्य नामों से जानते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? और आगे आपको बता दें अक्षांश रेखा के बारे में, आप ध्यान से केवल सुनिएगा। विषुवत रेखा से यदि हम उत्तर की तरफ 90 डिग्री और 90 डिग्री तक तथा
अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा हम कह सकते हैं। यानी फिर से देख लीजिए, सुनिए हमारी बात। विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जब आप जो है, विषुवत रेखा आपकी ये है और जब आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो 90 डिग्री तक जो है अक्षांश रेखाओं को हम, यहाँ पर जो 90 डिग्री है आपकी, क्लियर, तो वो जो है आपका 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। और वही ठीक अपोजिट जो है आपका नीचे की तरफ आपका दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाएगा। क्लियर। अब हम आपको आगे बता दें, ये है आपका ग्लोब और इस ग्लोब को आप बना लीजिएगा, ठीक ना। अब इसमें देख लीजिए आप, आपके सामने है यहाँ पर, ये देखिए विषुवत रेखा। अभी हमने आपसे बताया कि जब जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपके नॉर्थ पोल तक यानी 90 डिग्री तक आप जब जाएंगे तो वहाँ तक का ये है उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, और नीचे की तरफ जब आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, मतलब 90 डिग्री तक। तो वही बात यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए आपका उत्तरी ध्रुव, क्लियर, और आपका नीचे देखिए दक्षिणी ध्रुव, क्लियर। अब आपको कुछ अहम तथ्य हम बता दें कि आपसे एक बार यहाँ से प्रश्न किया था कि विषुवत रेखा के ऊपर आपकी कर्क रेखा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। विषुवत रेखा के ऊपर आपकी कर्क रेखा के बाद का जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आप जानते रहेंगे तभी आप करेंगे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो ग्लोब है इसको आप बना लीजिएगा। तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये आपका प्रश्न पूछा था, तो आप ग्लोब बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात जो है, इसके जो नाम अभी हम आपको बताए वो आपको पता चल जाएंगे, और प्लस उसके बाद जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो आपकी विषुवत रेखा जो लाइन खींची गई है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये भी आप जानते रहिएगा। आपसे यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न करेगा, मकर रेखा कर्क रेखा के बीच में जो विषुवत रेखा विद्यमान है वो क्षेत्र जो है किस कटिबंध में आता है, तो आपका सही जवाब होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, अब देखिए कर्क रेखा जो है आपकी 23.5 डिग्री पर है, क्लियर, और वहीं पर ऊपर जब जैसे आप बढ़ेंगे तो आपका क्या है, ये उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र है, यानी ये आपका उत्तरी ध्रुव पर, क्लियर। तो ये जो उत्तर ध्रुव वृत्त है ये आपका 66.5 डिग्री पर है, ध्यान दीजिएगा आप। इसका नाम जब कर्क रेखा के ऊपर जब 66.5 डिग्री पर पहुँचेंगे तो उस रेखा का नाम क्या है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त नाम है, क्लियर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब आपको इसी में से आपको कुछ और हम तथ्य हम आपको बता दें कि महत्वपूर्ण वृत्त में देख लीजिए आप इसकी कुछ जानकारी। विषुवत वृत्त को जो हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, इसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं, और उत्तर ध्रुव को तो नॉर्थ डिग्री 90 डिग्री की संज्ञा हम देते हैं, और दक्षिण ध्रुव को इसको भी 90 डिग्री की संज्ञा देते हैं, क्लियर। अब आगे है आपका विषुवत रेखा को भी हम जो है अभी हम आपसे बताया इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं 0 डिग्री, और उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर उसे हम कैंसर लाइन कहते हैं, क्लियर। और जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है वो भी आपका 23.5 डिग्री पर है, उसको हम कार्पियन लाइन कहते हैं, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्लोब जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपके जो है कटिबंधीय क्षेत्र को पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किस जगह में है, तो मालूम रहेगा तभी तो आप करेंगे। तो आप ऑप्शन में आपको मिलेगा कर्क और मकर रेखा के बीच में विषुवत रेखा के लाइन पर, जो कि वो क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और उसके ऊपर जो है उपोष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा के बाद वाला, और उसके 66.5 डिग्री के बाद तो आपका शीत कटिबंध में आ जाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे तभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, वो सही माना जाएगा और आप सही से ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी हम बता दें। एक बात और नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए आप। आपको बता दें
कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, यहाँ पर हम आपको बता दें अक्षांश रेखाओं की संख्या जो कि आपकी किताबों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, तो हम आपको बता दें कि कभी कभी अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 कही जाती है। वो कैसे, उसको भी हम बता दें आपको। लेकिन कभी कभी आपका कुछ विषय विशेषज्ञ जो होते हैं इनकी गणना जो है इनकी गणना की जाती है 179 में, लेकिन इनको गणना के रूप में रखते हुए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 181 मान ली जाती है। क्लियर। तो उसमें जो है कुछ लोग जो है विषुवत रेखा को अक्षांश रेखा नहीं मानते, तो उस हिसाब से आपका जो है 180 होगा। क्लियर। यदि विषुवत रेखा को ऐड करेंगे, माफ़ कीजिएगा, यदि विषुवत रेखा को ऐड नहीं करेंगे तो 179 होगा, और ऐड करेंगे तो 180 होगा। क्लियर। और वहीं पर जो है आपको बता दें कि कभी कभी अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 180 भी कही जाती है। इसके बारे में गणना करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा विषुवत रेखा को छोड़ दिया जाता है। विषुवत रेखा को जो छोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। या फिर ऑप्शन में हम आपको बता दें कि 179 दिया है तो ये भी सही है, 180 दिया है वो भी सही है। क्लियर। और यदि आपको 181 दे दिया है तो ये भी गलत नहीं है, ठीक ना। लेकिन आपके ऑप्शंस के अनुसार ये आप चूज़ करना। यदि आपको 181 दिया बाकी नहीं दिए हैं तो 181 सही करना आप। क्लियर। अब आपको आगे बता दें कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम। तो जैसे आपका ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अब ये अक्षांश रेखा हम ऊपर खींच रहे हैं, तो इनके जो बीच की दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, तो जोन कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो जोन कहलाती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तथा दो अक्षांशों के मध्य की लगभग दूरी कितनी होती है, तो ये जो दूरी है आपको बता दें यह 111 किलोमीटर की होती है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। क्लियर। तो आप ये चीज़ अक्षांश रेखा के बारे में आप समझ गए होंगे, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अक्षांश रेखा को हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से आप इसको ध्यान दीजिएगा। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें इन रेखाओं में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में मानी जाती है। मतलब उत्तरी ध्रुव का जो बिंदु है और नीचे दक्षिणी ध्रुव का जो बिंदु है यह एक बिंदु के रूप में है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसे रेखा मानने से इनकार कर दिया। आपको हम फिर से बता दें, थोड़ा सा उसमें जो है ज़्यादा पेन चली गई थी। अब देखिए सीधे सीधे बात, अब आपको बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा इसे रेखा मानने से इनकार कर दिया गया। मतलब ये जो बिंदु हैं, इसी कारण कभी कभी अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 179 मानी जाती है। क्लियर। लेकिन आगे है आपको बता दें, परंतु कभी कभी कुछ विषय विशेषज्ञों द्वारा इनकी जो है गणना कर ली जाती है, और इसको गणना के रूप में रखते हुए अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या मान ली जाती है, 181। यानी यदि ये दोनों नहीं रहेंगे तो 179 होगा, और जब ये दोनों ऐड कर ले जाएंगे, ये दोनों बिंदु जो है तो 181 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अब आपको बता दें कि 181 जब ये दोनों हो जाएंगे तो 181 हो जाएंगे। लेकिन उसके आगे आपको बता दें कि परंतु कभी कभी अक्षांश रेखाओं में संख्या 180 भी मान ली जाती हैं। इसके बारे में गणना करने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो विषुवत रेखा को छोड़ देते हैं। यदि विषुवत रेखा को छोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी, तो 180 हो जाएगी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 179 जब बिंदुओं को लिया जाए नहीं लिया जाएगा तो 179 हो जाएगा, जब लिया जाएगा तो 181 हो जाएगा, और जब विषुवत रेखा का काउंट नहीं किया जाएगा तो वो जो है 180 हो जाएगा। तब ये आपके दोनों बिंदु रहेंगे। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं पृथ्वी के ताप गठबंध में। अब आपको बता दें पृथ्वी के ताप गठबंध में उष्ण कटिबंध पहला आपका आता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। अब आप लोग इसको जानते ही होंगे, और इसलिए इस क्षेत्र में
अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अब आप ग्लोब की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वहाँ पर देखिए उष्णकटिबंध बना है कि नहीं बना है, वहाँ पर आपको हमने बताया। क्लियर? तो आप उसको जाके एक बार देखिए। आगे है आपका कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको बता दें शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। शीतोष्ण कटिबंध में आपको हम बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त का मतलब है 66.5 डिग्री वाला, क्लियर, के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये जो कटिबंध हैं इनको आप ग्लोब से देखिए और उसको समझिए और बनाइए, और जहाँ ना समझें मेरी स्पीच को आप ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? अब आपको आगे लेके चलते हैं। आगे है आपका शीत कटिबंध। अब इसको देखते हैं। शीत कटिबंध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध में आते हैं। यानी 66.5 डिग्री की ऊपर वाला भाग और 90 डिग्री की जो है बीच का जो स्थान है वो आपका क्या कहलाएगा? तो शीत कटिबंध। और बाकी ये जो हमने फैक्ट लिखा है इसको आप नोट डाउन करिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब आपको आगे बता दें हम आपको बता रहे हैं देशांत रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी आपको सीधा आप ये जानिए कि जब ये आपका ग्लोब है, अब यहाँ पर जो 180 डिग्री ये नॉर्थ और साउथ पोल में 180 डिग्री आपका ऊपर और 180 डिग्री आपका नीचे, तो ये जो है इन रेखाओं को जब आपस में मिलाएंगे तो यही रेखाएं आपकी क्या हैं? तो 180 जब रेखाएं जब मिलेंगी तो 360 डिग्री रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। बात समझ में आई ना? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 180 यानी 360 डिग्री रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, अभी हमने आपको बताया ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ दोनों भौगोलिक ध्रुवों यानी उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची हुई काल्पनिक मध्याह्न रेखाओं को हम देशांतर रेखा भी कहते हैं। 2 परिभाषाएं आपके सामने यहाँ पर हमने रखी। अब आगे देखते हैं जो मध्याह्न रेखा जिस बिंदु या स्थान से गुजरती है उसका कोणीय मान उस स्थान का देशांतर हो जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अर्धवृत्ताकार होती हैं मतलब ऐसे, ये देखिए अब आपका अर्धवृत्त बना ना, लेकिन जब पूरा हम घुमा देंगे तो वो गोल हो जाएगा, लेकिन आपका ऐसे बनेगा। ये आपका क्या हुआ? अर्धवृत्ताकार हो गए। लेकिन ये जो है समानांतर नहीं होती, वह दक्षिणी व उत्तरी ध्रुवों पर अपसरित होकर फैल जाते हैं। तो ये जाके जो है वहाँ पर अपसारित हो जाती हैं। इनका जो है इनका समानांतर होता ही नहीं है, और जो जाके दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों पर जाकर एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं। अब आपको आगे बता दें देशांतर और समय में यानी लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में इसके बारे में अध्ययन कर लें हम। इसको देखें। सूर्य को माफ़ कीजिएगा, एक मिनट। समय को मापने का जो है सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं चंद्रमा की ग्रहों की गति है। समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं चंद्रमा की ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा पड़ने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। ये आप खुद एहसास कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक दिन आप समय निकालिए और इसको आप अनुभव करिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम आपको आगे बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं 68 डिग्री, 82 डिग्री और 97 डिग्री। तो ये आप समझ रहे हैं क्या है, ये आपका जो है टाइम जोन है, जो कि इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से जो गुजरा है आपके उत्तर प्रदेश राज्य से, यही आपका टाइम जोन है, ग्रीनविच टाइम। तो ये आपके भारत देश से होकर गया है। तो देख लीजिए आप, मानक यामी उत्तर लाइन यानी ग्रीनविच टाइम। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, अभी देखिए इसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने हम रख रहे हैं। भारत के मध्य भाग यानी इलाहाबाद नैनी, भारत की मध्य भाग इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरने वाली यामी उत्तर रेखा जो है 82.5 डिग्री पर जो है 82.5 डिग्री के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, हाल ही में जो नेपाल भारत में जो भूकंप आया था अभी कुछ समय पहले, तो जो है कुछ हलचल के नाते, भूकंप के नाते वो जो है आपका मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में चला गया, उसका कुछ हिस्सा, मतलब वो लाइन जो आपकी ग्रीनविच लाइन खींची गई है उसका कुछ हिस्सा नैनी से, मतलब नैनी इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर दो एक डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, मिर्ज़ापुर। तो ये जो है इलाहाबाद की नैनी शहर से थोड़ा सा खिसक कर मिर्ज़ापुर में टच हो गया था। तो यदि आपके ऑप्शंस में, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ प्रश्न के हिसाब से, भारत में पूछेगा कि भारत के किस राज्य से जो है आपकी ग्रीनविच टाइम गुजरती है, ग्रीनविच लाइन, तो जो है आप इलाहाबाद के नैनी शहर ट्रिक कर सकते हैं। यदि आपका ये नहीं दिया हो तो मिर्ज़ापुर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको आगे बता दें हम, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात एक घंटे में जो है 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, अर्थात डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी देशांतर जो दूरी है आपकी वो 4 मिनट में आप तय कर सकते हैं, उतना समय आपका 4 मिनट का लगेगा। अब आपको आगे बता दें, भारत में गुजरात में एक द्वारिका क्षेत्र है और असम में डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में गुजरात का द्वारिका, असम में डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। क्लियर। अब आपको आगे बता दें हम, भारत और ग्रीनविच यानी जो लंदन शहर है, लंदन शहर से जो है ग्रीनविच जो है रेखा खींची गई है। तो भारत और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। भाई आपसे मैं बता रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, एक एक लाइन पर और मेरी स्पीच पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा तो मुझे ही दोषी ठहराएंगे आप। इसलिए आपको बहुत विधिवत हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। और कुछ अतिरिक्त मैटर भी हम बता रहे हैं, तो हमारी वीडियो को पॉज करके हमारी आवाज़ को, स्पीच को लिख लीजिएगा। क्लियर। अब आपको हम आगे बता दें, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। मानक समय का मतलब आपका टाइम जोन, जैसे आपका टाइम जोन आपके भारत में सिर्फ एक है। क्लियर। लेकिन कुछ देशों में उन देशों का विस्तार ज़्यादा होने के कारण, मतलब देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण जो है टाइम जोन जो है ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मालूम होगा कि रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, इसलिए रूस में 11 टाइम जोन जो है रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया, यानी 11 टाइम जोनों को अपनाया गया। भारत में सिर्फ टाइम जोन एक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 111.32, और हमने अक्षांश की क्या बताई थी आपसे, 111 किलोमीटर की, और यहाँ पर 111.32 किलोमीटर की होती है। विषुवत रेखा से इनके बीच की दूरी का अधिकतम 111 किलोमीटर
111.32 किलोमीटर होता है। क्लियर। अब हम आपको कुछ और हम बातें आपको बता दें देशांतर रेखा के बारे में। आपको यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, जैसे आपका ये ग्लोब है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका जो है 0 डिग्री 180 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 180, और नीचे का भी 180। तो ये जो आपकी रेखाएं खींची गई हैं देशांतर रेखाएं, आपको बता दें कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, जैसे आपका ये आपका देशांतर रेखा हो गया। क्लियर। तो ये जो बीच की दूरी है इसको हम क्या कहेंगे बताइए, इसको हम कहेंगे गोरे। इसको आप लिख लीजिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का जो क्षेत्र होता है उसको हम गोरे कहते हैं। क्लियर। और आपको बता दें एक देशांतर को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब यहाँ से आपको जब यहाँ जाना होगा तो कितना मिनट समय लगेगा, कि 4 मिनट का समय लगेगा। क्लियर। इसको हम अतिरिक्त में बता रहे हैं, वीडियो को पॉज करके सुन करके उसको लिख लीजिएगा। अब आगे बता दें आपको, ग्रीनविच जो लंदन में स्थित है, जिसको केंद्र मानकर 0 देशांतर रेखा खींची गई है, यह रेखा सीधी ना होकर के निम्न जगहों पर मोड़ी गई है। जहाँ पर इसको लगा कि मतलब यहाँ पर मोड़ना पड़ेगा हमें और टाइम जोन निर्धारित करना पड़ेगा, वहाँ पर इन रेखाओं को जो है मोड़ा भी गया है। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, ये जो है अलास्का के बगल में बेरिंग सागर के पास जो है मोड़ी गई है, तथा अलूशियन द्वीप के पास भी ये जो है ये देशांतर रेखा जो है मोड़ी गई है। क्लियर। और तीसरी जगह है फिजी द्वीप, जो कि ये भी यहाँ पे मोड़ी गई है। क्लियर। अब आपको आगे बता दें कि अभी हमने टाइम जोन की बात आपसे की थी, तो टाइम जोन के बारे में आपसे बता दें कि जो देश जितना ज़्यादा विस्तारित होगा, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, उसके पास उतना ही ज़्यादा टाइम समय होगा, मतलब टाइम जोन होगा। इस आधार पर रूस के पास सबसे ज़्यादा सर्वाधिक टाइम जोन है। क्लियर। हमने आपको क्या बताया, 11 टाइम जोन। लेकिन अब वर्तमान में इसमें फ्रांस जो है टाइम जोन के बारे में कुछ विवाद इस पर हो गया। वो कहता है कि हमारे पास टाइम जोन सबसे ज़्यादा है, तो फ्रांस के पास वर्तमान समय में 12 है। क्लियर। और भारत के पास सिर्फ 1 है, और रूस के पास टाइम जोन कितने हैं, तो 11 हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो हाल ही में यूरोप देश, जो कि यूरोपियन देश फ्रांस द्वारा क्षेत्रफल कम होते हुए भी, आपको बता दें कि रूस के पास क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस का क्षेत्रफल कम होते हुए भी यहाँ पर समय चक्र बढ़ाने की बात की गई। इस आधार पर वर्तमान समय में फ्रांस के पास टाइम जोनों की संख्या सर्वाधिक है, परंतु विस्तार के आधार पर टाइम जोन जो कि रूस के पास है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और आपको ये बात और बता दें कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी हम मानते हैं। क्लियर। और आपको एक बात और बता दें कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक विस्तार विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। मतलब अब देखिए यहाँ पे जो है ये विषुवत रेखा है आपकी, और यहाँ पर जो है ये जो बीच का गैप है ये जो है सबसे ज़्यादा है। यही बात हम आपसे कह रहे हैं कि विषुवत रेखा के पास जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है विस्तार। हाँ, और आपको बता दें कि हम उत्तरी ध्रुव पर तथा दक्षिण ध्रुव पर बढ़ते हैं तो इनमें जो है इनके विस्तार में कमी आती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए, तो ये जो है आके यहाँ पे एक जगह मिल जाते हैं, तो इनके बीच का गैप जो कम हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इसकी विस्तार में कमी हो जाती है। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इसको देख लीजिए आप। तो पहला आपका है ट्रॉपिक्स यानी कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं यानी लैटिट्यूड लाइन के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका प्रश्न बना था। प्रश्न ऐसे आया था कि दो रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपका सही जवाब था ऑप्शन में कटिबंध दिया था, वो सही था। और आगे है आपका ग्रिड। तो दो देशांतर रेखाओं यानी लॉन्गिट्यूड के लाइंस के बारे में बता दें आपको, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ग्रिड कहते हैं। तो ये दोनों लाइन आप लिख लीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं अगले भाग में शानदार प्रकरण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ और फिर अगले भाग में हम पुनः उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।